जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म आपको हमने बताया था। और उसमें सबसे पहला जो अनुसंख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था सॉल्यूशन का, वो था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। और अब आपको बताने जा रहे हैं दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वह है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो देखो इसको सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन करा देते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में किसी भी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, तब विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे आप समझने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर 2 बीकर रखेंगे और 2 बीकर में रखेंगे। पहले बीकर में हमने क्या किया, सिर्फ जल रखा है, और दूसरे बीकर में हमने क्या किया है कि जल के साथ हमने यहाँ पर इसमें कोई दूसरा जो है कह सकते हैं विलय पदार्थ को हमने मिला दिया है। जैसे सपोज आपने मान लीजिए सपोज ग्लूकोज मिला दिया है। क्या मिला दिया है? ग्लूकोज मिला दिया है, C6H12O6। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ जल है, यानी कि यहाँ पर जल है, तो यानी कि जल क्या है, एक शुद्ध विलायक है। और यहाँ पर क्या है, तो जल के साथ क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये सिर्फ विलायक है, यहाँ पर ये क्या है, तो ग्लूकोज का जलीय विलयन है। क्या है ये? ग्लूकोज का जलीय विलयन है। अब देखो ग्लूकोज का जलीय विलयन और ग्लूकोज का जलीय विलयन है ये, और वो है सिर्फ जल है। तो देखो दोनों में थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अगर हम सिर्फ पानी को अगर हम बॉयल करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो अगर हम पानी को अगर मान लीजिए यहाँ हीट दे रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं पानी को, तो पानी क्या होता है कि जब आप उसको गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, उबलने लगता है, और बॉयल होकर क्या करता है, तो वेपर बनाना शुरू कर देता है। और जब वेपर बनाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जल जो है वो कितने ताप पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। लेकिन जब अगर हम ग्लूकोज को जल में मिला देते हैं और तब उसे फिर हम उसी ताप पर अगर हम गर्म करें, तो यहाँ पर गर्म जब आप करते हो तो आप क्या देखते हो कि पहले से जो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो पहले जल का जो बॉइलिंग पॉइंट था, जो क्वथनांक था, वो क्या हो जाता है, अब यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें आप जो है जल के साथ कौन से अणु घुल गए, ग्लूकोज के अणु घुल गए। यानी कि जब आप इसको आप गर्म कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ जल के अणु ही वेपर में चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर जल के अणु के साथ साथ ग्लूकोज के अणु भी क्या कर रहे हैं, तो उष्मा को ग्रहण कर रहे हैं, ताप को ग्रहण कर रहे हैं। जिस कारण से अगर हम यहाँ इसकी अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले से क्वथनांक में क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ जल को ही हीट नहीं मिल रहा है, जल के साथ ग्लूकोज के कणों को भी क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है। और इस कारण से यहाँ पर वेपर बनने में टेम्परेचर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, कम लगेगा। अब इसे हम समझने के लिए यहाँ पर एक हम एक्सप्रेशन देते हैं। क्या देते हैं? एक्सप्रेशन देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम एक प्रकार का व्यंजक देते हैं, और यहाँ एक्सप्रेशन में हम क्या देते हैं आपको, कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था, पहले से मान लीजिए ज़्यादा 102 डिग्री अगर सेल्सियस हो जाता है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें बच्चों, तो इसका एक्सप्रेशन में आप देखो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि माना कि, है ना, किसी शुद्ध विलायक, किसी भी शुद्ध विलायक क्या है, वो मान लीजिए वो शुद्ध विलायक जल है या जो भी है, उसका जो है क्वथनांक है शुद्ध विलायक का TO, तथा विलयन का जो क्वथनांक है वो क्या है, TS है। विलयन का क्वथनांक क्या है, TS है। तब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, क्या, क्वथनांक का उन्नयन, तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो क्या होना चाहिए,
तो उसको हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वथनांक पहले से बढ़ा हुआ है। शुद्ध जल का क्वथनांक यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम था, और यहाँ पर जब उसमें विलय मिला दे रहे हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको पता करना है कि कितना क्वथनांक में अगर वृद्धि हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा TS माइनस TO, यानी यहाँ पर क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वो क्या होगा, TS माइनस TO। तो आप ये एग्जाम्पल से आपको जो समझाया गया और उसके बाद इसका एक्सप्रेशन आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद इस पर भी हम रॉल्स लॉ को बताते हैं। अब देखो क्वथनांक के उन्नयन जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्स का नियम। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ है रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो रॉल्स ने अधिकांश कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या किया है, अपना नियम दिया है। तो जिसमें सबसे पहला जो नियम है क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्स ने 2 नियम बनाए हैं। उसमें सबसे पहला नियम है फर्स्ट लॉ, जिसे क्या कहता है कि किसी भी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन उस विलयन के मोलल सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि किसी भी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन का मान उसके सांद्रण के, यानी मोलल सांद्रण का मतलब समझ लेना मोललता, तो मोललता का क्या होता है, वो सीधा समानुपाती होता है। जैसे एक्सप्रेशन में हमने इसके लिए दिखाया है, क्या बताया एक्सप्रेशन में कि यदि किसी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB है, क्या क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB है, तथा मोलल सांद्रण क्या है, CM है, तब जो है रॉल्स के नियम से क्या होना चाहिए, तो डेल्टा TB जो हमने माना है, डेल्टा का मतलब बाबू छोटा वैल्यू और TB का मतलब टेम्परेचर T और B से बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी कहने का मतलब है कि डेल्टा TB जो होना चाहिए वो किसके समानुपाती होना चाहिए, मोलल सांद्रण CM का। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CM, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू CM, जहाँ KB बराबर क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और ये हमेशा याद रखिएगा अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जो भी न्यूमेरिकल्स इस पर आएंगे तो उसमें आपको KB का वैल्यू हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसे NCERT बुक में आप देखेंगे एक इसका टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे विलायक के लिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का वैल्यू वहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था क्वथनांक उन्नयन के लिए रॉल्स का पहला नियम, इसे आप नोट कर लें जल्दी से। इसके बाद हम दूसरा नियम बताते हैं। जैसा कि अब आपको हम क्वथनांक उन्नयन के लिए दूसरा नियम बताएंगे, तो पहला नियम आपने देखा कि डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू CM था। रॉल्स ने एक और नियम बताया है क्वथनांक के उन्नयन के लिए। तो दूसरा उनका नियम जो था वो क्या था, तो देखिए बोर्ड पर हमने लिखा है, यदि विभिन्न विलेय पदार्थ के सम आणविक द्रव्यमान को एक समान विलायक में घुलाया जाता है तब सभी विलयनों का क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, आपस में समान होता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इस नियम में रॉल्स का ये कहना था कि अगर एक ही तरह का हम विलायक इस्तेमाल करें और अलग अलग विलय पदार्थों को उसमें घुलाएं तब क्या होता है, तो अगर विलय जो घुला रहे हैं हम अलग अलग, उनकी अगर मात्रा हम समान रखें तब सारे विलयनों का जो क्वथनांक का उन्नयन होता है सब में एक समान वृद्धि करता है। जैसे इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने 3 बीकर बनाए हैं। एक में हमने जल में NaCl घुला है, दूसरे में हमने जल में चीनी घुला है और तीसरे में जल में हमने ग्लूकोज घुलाया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो तीनों जो विलयन है इनमें हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए सपोर्ट हम यहाँ पर जो NaCl है अगर इसकी हम अगर 5 ग्राम मात्रा घुलाते हैं, ये एक मान रहे हैं एक लेट किया हुआ वैल्यू है, और इसी तरीके से हम 5 ग्राम यहाँ चीनी मिलाते हैं और यहाँ 5 ग्राम क्या मिला देते हैं, जो है ग्लूकोज मिला देते हैं। तब हम क्या देखते हैं बच्चों की, अगर हम इस तीनों विलयनों का क्वथनांक का उन्नयन चेक करें तो उसमें क्या आता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो NaCl का जलीय विलयन है अगर इसका हम क्वथनांक देख रहे हैं तो अगर सपोज 101 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो चीनी का जलीय विलयन था उसका भी जो BP था वो भी कितना हो गया, 101 डिग्री सेल्सियस। और फिर अगर हम उसी के आगे ठीक बढ़े तो हमने क्या देखा कि जो आपका ग्लूकोज का जलीय विलयन है उसका भी BP कितना हो गया, तो 101 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि सबका BP एक समान हो गया। तो अब आपको लगेगा कि तीनों विलयन अलग अलग है, अलग अलग विलय पदार्थ है, लेकिन तीनों का क्वथनांक आपस में समान क्यों हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि क्वथनांक का जो उन्नयन है वो विलय के नाम पर या विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि वो विलय
की मात्रा कितनी उस विलायक में घुलाई जा रही है। हमने क्या देखा कि 3 अलग अलग विलायक को हमने एक समान मात्रा को जब जल में घुलाया तो सारे विलयनों का क्वथनांक का उन्नयन क्या हुआ, एक समान वृद्धि किया। तो ये था दूसरा नियम, इसे आप नोट कर लेंगे। अब देखिए क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्स के दोनों नियम जानने के बाद अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा इस नियम के आधार पर। तो आपको करना क्या है कि अब आपको जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। हमने लिखा है फाइंड द मोलर मास ऑफ सोलूट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक के उन्नयन के द्वारा आपको विलय के आणविक द्रव्यमान का क्या करना है, निर्धारण करना है। यानी क्वथनांक के उन्नयन से आपको बता देना है कि वो जो विलय है उसकी आणविक द्रव्यमान कितनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं बच्चों, व्यंजक। तो आपने जैसा कि रॉल्स के पहले नियम से पढ़ा है कि जो डेल्टा टीबी होता है वो केबी इंटू सी एम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू सी एम, ये आपका समीकरण 1 है। जहाँ सी एम क्या है बाबू, तो जहाँ सी एम क्या है, तो सी एम बराबर है मोलल सांद्रण यानी कि मोललता। अब आपको पता है मोललता, हमने कंसंट्रेशन है ना लेक्चर नंबर 2 में आपका ये जिक्र किया मोललता के बारे में, आपको डिपली वहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर 2। ऐसे हमने मोललता का यहाँ फार्मूला रख दिया है। मोललता सी एम इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू इंटू बी। 1000 इसलिए बाबू कि जैसे बी का वैल्यू केजी में होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में ग्राम में दिया रहेगा तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ग्राम में कन्वर्ट किया है इसलिए 1000 से इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में। अब समीकरण 1 जो हमने माना था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू सी एम, उसमें हम समीकरण 1 में सी एम का मान रख देते हैं। तो सी एम का मान जब रख देते हैं तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू इंटू बी, और यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी इंटू बी। यानी कि यहाँ जो W है वो क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान है। यहाँ क्या है W, तो आप कल लिख सकते हो यहाँ कि W जो है वो विलय का क्या है, आणविक द्रव्यमान है। और यही आणविक द्रव्यमान आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। इस पर आपको हम एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर इसके बाद अब जैसा कि आपने देखा कि आपको हमने क्वथनांक के उन्नयन के लिए उससे हम विलय के आणविक द्रव्यमान का यानी W का निर्धारण किए थे। अब आपको हम कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं इस पर, जिसमें हम आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। अब ये कहता क्या है कि इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन बताना है यदि जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन केजी पर मोल है। तो अब यहाँ पर बाबू ध्यान देना एक चीज़ कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्वथनांक उन्नयन बताना है विलयन का, ठीक है। और विलय कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का गिवन लिखेंगे। तो ग्लूकोज विलय है, उसका द्रव्यमान ए स्मॉल ए होता है और उसको हमने क्या माना है 18 ग्राम दिया हुआ क्वेश्चन में। जल विलायक का द्रव्यमान बी, इसका हमने क्या लिखा वैल्यू 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक यानी के भी दिया हुआ है जल के लिए कितना 0.52 केल्विन केजी पर मोल। आपको निकालना क्या है, विलयन का क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू वाट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेल्टा टीबी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो विलय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करना पड़ेगा, यानी W का वैल्यू बताना होगा। तो W क्या होगा, तो W का वैल्यू निकालेंगे तो ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है C6H12O6। तो इसके हिसाब से आप द्रव्यमान निकाल लोगे, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा कितना 180 ग्राम पर मोल। अब हम जानते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि W बराबर के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई डेल्टा बी इंटू बी होता है। तो इसलिए हम डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के बी इंटू 1000, के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी बी यहाँ और W यहाँ, और फिर हम इस वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ पर 0.52 डिग्री सेल्सियस ये क्या आ जाएगा, तो ये क्वथनांक का क्या आ जाएगा, उन्नयन। तो ये न्यूमेरिकल का आंसर ये होगा। जैसा कि आपको हमने 2 कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज बता दिया, जिसमें पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, और दूसरा हमने बता दिया आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन। अब हम लोग जानेंगे तीसरे कोलोगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन का सबसे पहले बच्चों डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन ये कहता है कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तब विलयन के हिमांक में जो कमी होता है
उसे हिमांक का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो सबसे पहले इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए हमने 2 बीकर बनाया है। पहले बीकर में हमने सिर्फ जल यानी एक शुद्ध विलायक का प्रयोग किया है, लेकिन दूसरे बीकर में आप देख रहे हैं कि जल विलायक में हमने चीनी विलय पदार्थ को क्या किया है, मिलाया है। तो जब हम यहाँ पर चीनी मिला दिए जल में तो ये क्या हो गया, विलयन हो गया। लेकिन यहाँ तो जल में हमने कुछ नहीं मिलाया, तो ये एक प्रकार का क्या रह गया, शुद्ध विलायक। क्या रह गया, शुद्ध विलायक। अगर हम शुद्ध विलायक को अगर देखें कि उसकी हिमांक कितना, हिमांक तो पता होगा कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जम जाता है या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। तो अगर हम जल की हिमांक की बात करें तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगर अब हम बात करें कि जो चीनी और जल का जो हमने मिश्रण बनाया, जो विलयन बनाया है, क्या उसका भी हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है? तो ऐसा नहीं है। इसका हिमांक क्या होगा, तो घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप इसके ताप को घटा रहे थे तो इसमें सिर्फ जल के अणु आपस में संघनित हो रहे थे और ठोस के रूप में चेंज हो रहे थे। लेकिन जब आप इसको ठंडा कर रहे हैं और इसको जो टेम्परेचर को गिरा रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो इसमें जल के अणु के साथ साथ ग्लूकोज के अणु भी क्या, चीनी के अणु भी क्या हो रहे हैं, तो संघनित हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको और ज़्यादा टेम्परेचर को कम करना होगा। यानी कि यहाँ टेम्परेचर अगर मान लीजिए सपोज -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि और टेम्परेचर पहले से घट जाएगा। तो आप हमें ये बताओ कि यहाँ क्या हुआ है कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो रहा है, तो जम रहा है। यानी हिमांक जल का, शुद्ध विलायक का 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब उसमें चीनी मिला देने पर कितना हो जा रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्या हो रहा है, कम जा रहा है, घट जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसे हिमांक का अवनमन कहेंगे। अब इस पर बच्चों हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है, व्यंजक बनाया है कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी शुद्ध विलायक का हिमांक TO है और किसी भी विलयन का हिमांक अगर TS है, तो हिमांक का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, तो TO - TS। क्यों, क्योंकि विलायक का क्वथनांक अधिक है और विलायक का हिमांक क्या है, अधिक है, और जो विलयन है उसका हिमांक क्या है, कम है। तो इसलिए TO - TS ये क्या होगा, हिमांक का अवनमन होगा। अब हम जानेंगे हिमांक का जो अवनमन था उस पर भी रॉल्ट्स ने क्या किया है, अपना नियम दिया है। तो यानी कि हमने लिखा है रॉल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक के अवनमन के लिए रॉल्ट्स का नियम। तो यहाँ भी जैसा क्वथनांक के उन्नयन में इन्होंने 2 नियम दिया था, वैसे ही इन्होंने हिमांक के अवनमन के लिए भी कितने नियम बनाए हैं, 2 नियम बताए हैं। तो जिसमें पहला नियम क्या है, ठीक उसी तरह से है बच्चों। इसमें कहता है पहला नियम में भी किसी भी विलयन का हिमांक अवनमन विलयन के मोलल सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। जैसा कि आपको पता है, यही चीज़ हमने क्वथनांक उन्नयन के लिए भी बताया था रॉल्ट्स के नियम में, कि क्वथनांक का उन्नयन भी विलयन के मोलल सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। तो ये आसान है याद रखना, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। दोनों नियमों में लगभग क्या है, तो सिमिलरिटी ही है, समानता ही है। तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन में हमने लिखा है कि माना कि किसी विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF है तथा मोलल सांद्रण यानी मोललता क्या है, CM है, तब हम रॉल्ट्स के नियम से क्या लिखेंगे, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CM, यानी कि डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू CM। और यहाँ KF क्या है, तो हिमांक अवनमन स्थिरांक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब इसी तरीके से दूसरा नियम देखें तो दूसरा नियम भी एकदम सिमिलर ही है, जैसा कि आपने क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा था कि यदि विभिन्न विलय पदार्थों के सम आणविक मात्राओं को एक समान विलायक में घुलाया जाता है तब सभी विलयनों का हिमांक अवनमन क्या होता है, समान होता है। जैसा कि हमने लास्ट जो आपको क्वथनांक उन्नयन में हमने 3 उदाहरण दिया था, तो ठीक जैसे कि उसमें हमने बताया आपको कि जल में हमने पहला नमक मिलाया, फिर चीनी मिलाया, ग्लूकोज मिलाया, और अगर सबकी मात्रा हमने समान रखी थी तो सबके क्वथनांक का उन्नयन क्या आया था, एक समान आया था। तो ठीक उसी तरीके से आप अगर एक ही विलायक या जल का एक इस्तेमाल करते हैं और उसमें 3 अलग अलग विलय पदार्थों को मिलाते हैं, तब वहाँ पर क्या होगा कि उनमें सभी में एक समान रूप से हिमांक की कमी आएगी। तो ये था सेकंड नियम, यानी कि दूसरा नियम था रॉल्ट्स के नियम का हिमांक के अवनमन के लिए। अब इस पर जानेंगे बच्चों कि हिमांक के अवनमन के द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, यानी कि फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग
पॉइंट, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तो अब इसके लिए हमने एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपको पता है रॉल्ट्स के नियम से डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू सीएम। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, जहां सीएम इक्वल टू क्या है बाबू, तो मोलल सांद्रण, जिसको हम लोग मोललता कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोललता यानी सीएम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो A इंटू 1000 बाई W इंटू बी, यानी कि 1000 इसलिए क्योंकि यहाँ B की वैल्यू किस में है, ग्राम में है ना, न्यूमेरिकल में भी ग्राम में दिया रहेगा। तो अब हम करते क्या है कि अब हम समीकरण 1 में सीएम का मान रखते हैं। किसका मान रखते हैं, सीएम का। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू सीएम के जगह पर रख दिए A इंटू 1000 बाई W इंटू बी, यानी कि देयरफॉर W बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू A इंटू 1000 बाई डेल्टा टीबी इंटू बी, जहाँ W क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान है, यानी कि मोलर मास है। तो इस एक्सप्रेशन को नोट कर लेंगे और इस पर आपको हम न्यूमेरिकल बताते हैं। अब देखिए बच्चों, हिमांक के अवनमन के लिए आपको हमने या विलय का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण किया था, ठीक उसी पर आपको हम एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ये भी आपका बिहार इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का 1.355 ग्राम एसिटिक अम्ल, यानी कि इसका फार्मूला दिया हुआ है CH3COOH के 55 ग्राम में घुलकर हिमांक में 0.618 डिग्री सेल्सियस का क्या कर देता है, अवनमन कर देता है। तो बताना है कि ये जो घुला हुआ पदार्थ है इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा, इसकी गणना करें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है CH3COOH के लिए केफ की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3.85 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये कोई भी स्थिरांक होगा, जो हिमांक अवनमन हो या क्वथनांक उन्नयन हो, उसमें यूनिट याद रखना बच्चों, केल्विन केजी पर मोल का यूनिट चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि जो हिमांक में जो देख रहे हैं कि कमी आ रहा है विलयन का, वो 0.61 डिग्री सेल्सियस। ये देखो डिग्री सेल्सियस, अब आपको लगा यहाँ यूनिट केल्विन है, तो ये दरअसल बिलियन में ये दोनों रिलेट रहता है, दोनों एक सिमिलर रहता है, यानी डिग्री सेल्सियस भी उतना ही और केल्विन की भी उतना ही। यानी यहाँ पर हम इसको केल्विन में भी दिखा सकते हैं, या इसको डिग्री सेल्सियस को, या फिर यहाँ भी हम डिग्री सेल्सियस को दिखा सकते हैं, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। इन दोनों में सापेक्ष रिलेशन, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि कहीं डिग्री सेल्सियस कहीं केल्विन है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस विलयन के न्यूमेरिकल को हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने आपको हमेशा बताया है कि आप केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल बनाए तो गिवन लिख लें, इससे 50% न्यूमेरिकल पहले ही सॉल्व हो जाता है। जैसे देख रहे हैं पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ये यानी घुला हुआ द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान है, इसलिए ए हो गया, ए वैल्यू मान लेते हैं, विलय का दिया गया द्रव्यमान 1.355 ग्राम। इस तरह से एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान भी दिया हुआ है 55 ग्राम। ठीक है, वो विलायक है एसिटिक अम्ल जिसमें घुल रहा है पदार्थ। और फिर हिमांक में कमी कितना आ रहा है, अवनमन कितना है, डेल्टा टीएफ 0.618 डिग्री सेल्सियस है। अब हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर केफ है ना, एसिटिक अम्ल के लिए दिया हुआ कितना, 3.85 केल्विन केजी पर मोल। तो बताना है आपको कि पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी W इक्वल टू क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो W इक्वल टू, इससे पहले ही फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, केफ इंटू A इंटू 1000 बाई डेल्टा टीवी इंटू डेल्टा TF इंटू बी। तो डेल्टा TF इंटू बी, तो डेल्टा TF की वैल्यू है ना, KF की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू सब रख दिए यहाँ से हम, और तब हम यहाँ पर हमने इस न्यूमेरिकल का सॉल्व करके आंसर कितना ले आया, 153.48 ग्राम पर मोल। तो बच्चों आज आपको हमने दो बड़े टॉपिक पढ़ाए हैं, जिसमें एक है आपका क्वथनांक के उन्नयन और दूसरा था हिमांक का अवनमन। और इन दोनों पर हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएं, एक्सप्रेशन भी सारे बताएं, रॉल्ट्स के नियम भी बताएं। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और इस दोनों टॉपिक से संबंधित आप न्यूमेरिकल्स अपने बुक से बनाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।